नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 29 अगस्त 2024 गुरुवार, जैसे कि हमारी 30 मार्च 2025 को ब्रह्मांड में बनने वाले गोचर प्रभाव के बारे में विस्तार से चर्चा चल रही है। ये हम मीन राशि पर बना रहे हैं, क्योंकि मीन राशि पर 6 ग्रह उस दिन गोचर कर रहे हैं और इसलिए मीन राशि पर इसका विशेष प्रभाव है। लेकिन चूँकि उस दिन 8 ग्रह ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही ग्रह को देख रहे हैं और वह है केतु, इसलिए पूरे विश्व में प्रत्येक व्यक्ति पर इसका प्रभाव पड़ने जा रहा है। इसीलिए ये विशेष हो जाता है और इस पर इतनी विस्तार से चर्चा की जा रही है। जैसा कि मैंने हर वीडियो में आपको सूचित किया है, 1 अगस्त 2024 वाला मेरा वीडियो ज़रूर देखें, उसमें मैंने इस पर काफ़ी चर्चा की है। अब हम इस पर मीन राशि पर चर्चा करके देख रहे हैं। तो कल हमने चर्चा की थी सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र और शनि 5 ग्रह की। चूँकि ये व्यक्तित्व होता है मीन राशि के लिए, और व्यक्तित्व जो है वह कहाँ से निर्माण होता है, वह अपना किसको देखना चाहता है, कैसा देखना चाहता है, कैसा उस जीवन में अपना पार्टनर चाहता है, लाइफ में पार्टनर चाहता है, बिजनेस में पार्टनर चाहता है, अपने सामने किसको वह आदर्श मानता है, किसका जैसा वह स्वयं को बनाना चाहता है, किसके द्वारा वह स्वयं को बैलेंस करना चाहता है। इस प्रकार का मीन राशि का प्रभाव हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये एक एक ग्रह के हर राशि पर हम विचार कर सकते हैं, लेकिन यदि आपने मूल तत्व इसका समझ लिया तो आपको अपनी कोई भी राशि हो, आप उससे उसका प्रभाव देख सकते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो भाव है, इन भावों का प्रभाव होता है। फिर उसमें जो नंबर लिखे हुए हैं, उस नंबर की राशि के जो स्वामी हैं उनका क्या प्रभाव है, वह प्रभाव होता है। और उस राशि में कौन सा ग्रह बैठा है, फिर उसका प्रभाव होता है। तो हम सबसे पहले ये जान रहे हैं कि 6 नंबर राशि में, जो कि ऋण रोग शत्रु की होती है काल पुरुष की दृष्टि से, उसमें केतु बैठे हुए हैं और केतु पर 8 ग्रहों की ब्रह्मांड में दृष्टि है। तो हमने 5 ग्रहों के बारे में तो समझ लिया था। 6ठा ग्रह आता है राहु, जो कि मायावी है, बंधन का कारक ग्रह है। और 12 नंबर राशि जो होती है वह व्यय की होती है। वह और राहु जो है केतु पर 7वीं दृष्टि से ये महसूस करना चाहते हैं कि इस बंधन का व्यय कैसे किया जाए, अर्थात बंधन मुक्त कैसे हुआ जाए। कौन सा बंधन, जो उसके अपने माया के कारण ऋण रोग शत्रु का जो एक रूप है, एक स्वरूप है, जो कि उसका पूर्व जन्म का कारक है, क्योंकि केतु पूर्व जन्म का कारक भी होता है। अतः जो पूर्व जन्म का उसका कारक है वह उस बंधन से मुक्त होना चाहता है। इस प्रकार से राहु इसको प्रभाव देगा। अब गुरु की यदि हम बात करें तो गुरु मीन राशि के लिए पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं, 3रे भाव में, और वहाँ से 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं। अर्थात गुरु जो कि ज्ञान है, धर्म है, ये क्या बताना चाहते हैं। अब ये 5वीं दृष्टि के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं गुरु की। तो ये 5वीं दृष्टि के बारे में जब हम चर्चा करें तो हम क्या देखते हैं 5वीं दृष्टि से? पूर्व जन्म, बुद्धि, विवेक, संतान, आत्मा। तो इस तरीके से जब 5वें घर से हम ये देखते हैं, इन चीज़ों का विचार करते हैं, तो पहले हम चर्चा करेंगे 2 नंबर की, क्योंकि ये 3रा भाव जो है वो पराक्रम का है। पराक्रम अर्थात पहले तो गुरु जो ज्ञान है,
इस व्यक्ति का, मीन राशि वालों के लिए 30 मार्च 2025 को जो गोचर प्रभाव बनने जा रहा है, उनके पराक्रम में ज्ञान होगा, धर्म होगा, संस्कार होंगे। इस प्रकार से वह इन चीज़ों पर अपना पराक्रम करेंगे। और 2 नंबर राशि जो काल पुरुष की होती है, वह ये दिखाती है कि भय के कारण हम संग्रहण करते हैं, तो ये अपने पराक्रम के द्वारा अपने भय पर विजय पाने के लिए अपने पूर्व जन्म पर दृष्टि डालेंगे, जो ये बताएंगे कि अपने ज्ञान को, अपने बुद्धि को, अपने विवेक को जो पूर्व जन्म से लेकर के आए हैं, या जो संतान है, या जो आपकी आत्मा है, इन सब पर आप अपने ज्ञान के द्वारा, अपने धर्म के द्वारा, अपने संस्कार के द्वारा पराक्रम करके इनसे मुक्त हो सकते हैं। इसी प्रकार से मंगल जो कि 3 नंबर राशि में बैठे हुए हैं, 4थे भाव में बैठे हुए हैं। 4था भाव काई का होता है? हमारे मन का होता है, माता का होता है, सुख का होता है, भोग विलासिता का होता है, संपत्ति, गाड़ी घोड़ा, हमारे द्वारा बनाए गए मित्र, समाज, इन सब चीज़ों का भाव 4था भाव होता है। और 4थे भाव की राशि मीन राशि है। और मीन राशि काल पुरुष की कुंडली में बुद्धि का स्वामित्व रखती है। बुद्धि विवेक की कारक ग्रह है, तर्क वितर्क का कारक ग्रह है, और मंगल को तर्क वितर्क पसंद नहीं है। तो मंगल जो कि 4थी दृष्टि क्या बताती है? चौथी दृष्टि आपको रेस्ट दिखाती है, सुख दिखाती है, ऊर्जा का पुनः उत्पन्न या तैयार होना बताती है। कोई भी व्यक्ति जब अपने कार्य को करता है, उसमें जो उसकी ऊर्जा नष्ट होती है, उस ऊर्जा को वापस प्राप्त करने के लिए हमारी प्रकृति में दिन और रात बनाए गए हैं। जिस प्रकार से दिन में व्यक्ति कार्य करता है और रात को विश्राम करता है, और उस आराम, उस विश्राम के सुख के कारण ही वह अपनी ऊर्जा को पुनः तैयार करता है, ताकि अगले दिन फिर कार्य कर सके, उसकी क्षमता में विकास हो सके। तो मंगल जो की ऊर्जा है, वह सुख भाव में बैठ करके 4थी दृष्टि से केतु को देख रहे हैं। तो वे बताना चाहते हैं कि आपके सुख में जो आपने ऊर्जा व्यर्थ की है, जिसको आप सुख मान रहे थे, जिसके लिए आपने अपनी ऊर्जा को यूज किया, इस्तेमाल किया है, उसका असली सुख ये क्या है? वह है आपका पूर्व जन्म। उसका मूल कारण क्या है, ये जानने का प्रयत्न कर रहे हैं मंगल, कि मेरे को जो अपनी ऊर्जा को सुख भाव में जाकर के व्यर्थ करनी पड़ी, यदि इसको मैं किस प्रकार से इसका उपयोग करूं, किस प्रकार से इसमें विश्राम करूं, इसका चिंतन मनन करूं कि मैं पूर्व जन्म के ऋणों से मुक्त हो सकूं, पूर्व जन्म के कर्मों से मुक्त हो सकूं। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं हम बार बार कि पूर्व जन्म के ऊपर दृष्टि जा रही है? क्योंकि केतु पूर्व जन्म के कारक हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, काल पुरुष की कुंडली में पहली राशि मेष राशि मंगल की होती है, लेकिन उसका पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र होता है, जो कि केतु का होता है, जिसके स्वामी केतु है। अर्थात पहला बालक जब जन्म लेता है तो उसको केतु नक्षत्र से काल पुरुष की कुंडली में देखा जाता है। तो केतु बच्चे का जन्म क्यों हो रहा है? क्योंकि पूर्व जन्म के जो प्रारब्ध हैं, जिन्हें उसे जो संचित किए हुए हैं, उसे उन्हें पूर्ण करना है, इसीलिए उसका जन्म वापस से होता है। अन्यथा उसे मुक्ति मिल जाती, मोक्ष हो जाता। तो जब जन्म पूर्व जन्म होता है, पुनः जन्म होता है, तो वह पूर्व जन्म के बंधनों के कारण ही होता है। इसीलिए हम बार बार केतु को
पूर्व जन्म की दृष्टि से देख रहे हैं, क्योंकि केतु पूर्व जन्म के बंधनों का कारक ग्रह है और यही मोक्ष और मुक्ति दिला सकता है। इस प्रकार से सबसे ज़्यादा प्रभाव मीन राशि पर पड़ने जा रहा है। इसीलिए हमने मीन राशि को लेकर के आज इस पर विस्तार से चर्चा की और इसको समझने की प्रयत्न किया कि ब्रह्मांड में बनने वाले गोचर का प्रभाव किस प्रकार से मीन राशि पर पड़ेगा। अब यदि आप इसको अलग अलग राशियों की दृष्टि से देखना समझना चाहें तो भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमने 12 भावों के बारे में पहले चर्चा की। तो 12 भावों में प्रत्येक भाव क्या बताता है? पहला भाव आपका व्यक्तित्व होता है, दूसरा भाव आपका कुटुंब होता है, आपके धन होता है, आपकी वाणी होती है, आपका स्वाद होता है, ये सब भय के कारण होता है। तीसरा घर जो है वो आपके पराक्रम का होता है, चौथा आपके सुख का होता है, पांचवें आपके आत्मा का, संतान का, पूजनम का, आपके प्रेम का, प्यार का होता है। छठा घर आपके ऋण रोग शत्रु का होता है। सातवां घर आपको जिसको अपना आदर्श मानते हैं, जैसा आप अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहते हैं या जैसा आप अपने सामने अपने पार्टनर को, अपने लाइफ पार्टनर को, बिजनेस पार्टनर को, किसी भी प्रकार के व्यक्ति को देखना चाहते हैं, अपने सामने जिस समाज को देखना चाहते हैं, जैसा आप अपना आचरण देखना चाहते हैं, वह 7वें घर से देखा जाता है। 8वें घर से गहराई देखी जाती है, छुपे हुए रहस्यों के बारे में देखा जाता है, भूमि के अंदर की चीज़ों के बारे में जानने का, इन्वेस्टिगेशन का, खोज का भाव है। 9वां भाव आपके धर्म का, आपके भाग्य का, आपके पूर्वजों का है। 10वां घर आपके कर्म का है। 11वां घर आपके कर्म के द्वारा मिलने वाले लाभ का है, आपकी इच्छाओं का है। 12वां घर आपके व्यक्तित्व का व्यय है, अर्थात समाप्ति है, अंत है। इसी प्रकार से हमने 12 भावों के बारे में समझा। एक एक राशि के बारे में यदि समझें तो 1 नंबर राशि मंगल की होती है, जिसका ऊर्जा तत्व होता है, अग्नि तत्व होता है, जो कि चर गति होती है, चर स्वभाव होता है। इस प्रकार से इन राशियों का भी हमने समझ लिया था। अब मान लीजिए आपकी 1 नंबर मेष राशि है, जिसमें आपके चंद्रमा बैठा हुआ है। हम एक उदाहरण के लिए एक और इस पर चर्चा करते हैं। तो 1 नंबर वाले व्यक्ति जिसकी की मेष राशि है, उसके 12वें घर में 6 ग्रह होंगे। अब 12वां घर चूंकि व्यय का है, अवचेतन स्थिति का है, वहां पर शुक्र तो उच्च के होते हैं और बुध नीच के होते हैं। अब यदि चंद्रमा जिसके मेष राशि में बैठा था लग्न में, वह चंद्रमा जब वह भाव में जाएगा तो वह अपने मन से किस चीज का वह करेगा? अपने व्यक्तित्व का, अपने सुख का, और वह कर करके वह कहाँ देखना चाहेगा, किस प्रकार से वह करना है उसे अपने पूर्व जन्म के ऋण रोग शत्रुओं के द्वारा वह करना है। अपनी आत्मा जो कि उसके 12वें भाव में बैठी है, और आत्मा का भाव उसका 5 नंबर राशि का 5वां घर, अर्थात वह अपनी संतान, अपने प्रेम, प्यार, अपना पूर्व जन्म, बुद्धि, विवेक, इन सब का वह अपने आत्मा के लिए करना चाहेगा, अपने आत्मा के द्वारा करना चाहेगा। और वह आत्मा किसके लिए वह करना चाहेगी? उसकी आत्मा पर जो कोई ऋण है, किसी प्रकार की शत्रुता है, किसी प्रकार का रोग है, जिनसे वह चिंतित है, परेशान है, तो वह इन चीज़ों पर दृष्टि डालकर मुक्त होना चाहेगा। इसी प्रकार से बुध यहाँ पर जब नीच के हो जाएंगे तो बुध 3 और 6 घर के स्वामी होंगे, और 6 नंबर में केतु बैठे हुए हैं, और 3 नंबर के स्वामी बुध जब 12वें घर में होंगे इसके मेष राशि वालों के, तो वह अपने पराक्रम का व्यय करना चाहेगा,
बुद्धि विवेक का व्यय करना चाहेगा और वह जानना चाहेगा कि मैं किस प्रकार से अपने पूर्व जन्म के ऋण रोग शत्रु से मुक्त हो सकता हूँ, इस बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। इसी प्रकार शुक्र, शनि, राहु, इन सब से, अपने कर्म के कारक ग्रह, अपने सुख विलासिता के कारक ग्रह, अपने एक्सटेंशन मायावी कारक ग्रह, भौतिकता के कारक ग्रह से वह अपने बंधन से मुक्त होना चाहेगा। इसी प्रकार से गुरु जब उसके दूसरे घर में आ जाएंगे तो गुरु की 5वीं दृष्टि होगी दूसरे घर से, और दूसरा घर जैसा कि भय का है, जिसके कारण हम अपना कुटुंब समाज संगठित करते हैं, संग्रहण करते हैं, धन को संग्रहण करते हैं ताकि हमारे भविष्य में हमारे काम आ सके। तो वहाँ ज्ञान और धर्म जो है वह संगठित होकर के वह चाहता है कि अपने जो आपके पूर्व जन्म के ऋण रोग शत्रु हैं उनसे आप अपने इस ज्ञान के द्वारा, अपने इस परिवार समाज के द्वारा, अपने द्वारा संग्रहित धन के द्वारा इनसे ऋण मुक्त होइए। इन्हें आप इस तरीके से यूज कीजिए कि आप लोगों का भला कर सके, लोगों के काम आ सके, लोगों से जुड़ सके और अपने पूर्व जन्म के ऋण रोग शत्रुओं से मुक्त हो सके। और मेष राशि के लिए मंगल जब तीसरे घर में होंगे पराक्रम भाव में, तो वहाँ से वे 4थी दृष्टि से केतु को देखेंगे। तो तीसरा घर जो कि पराक्रम का है और मंगल को पराक्रम करने में, अपनी ऊर्जा का उपयोग करने में बड़ा आनंद आता है। और इसके मेष राशि के स्वामी भी मंगल ही है, तो मेष राशि के स्वामी होकर के पराक्रम भाव में जब वह पराक्रम करना चाहते हैं तो वह अपना पराक्रम का सुख काय में ढूंढना चाहते हैं। वे किसके लिए पराक्रम करना चाहते हैं? वे अपने ऋण रोग शत्रु से मुक्त होना चाहते हैं पूर्व जन्म के, वे इसके लिए पराक्रम करना चाहेंगे। अर्थात सभी ग्रह जो है बंधन मुक्त होना चाहते हैं, अपने पूर्व जन्म के ऋणों से, रोग से, शत्रुओं से, इनसे मुक्त होने के लिए ब्रह्मांड में इस प्रकार का गोचर बन रहा है। अर्थात ये इतना विशेष प्रभाव देने वाला है। यदि हम इसको इस तरीके से समझें तो हम ये जानेंगे कि हमारा 30 मार्च 2025 को जो ब्रह्मांड में गोचर बनने जा रहा है वह हर व्यक्ति पर किस प्रकार का प्रभाव डालने वाला है। और वह कहता है, वह समझाता है, वह बताना चाहता है कि ये समय आ गया है, हमारे द्वारा जो भी गलतियां हुई है या जो भी अपराध हुए हैं या जो भी हमारे से चूक हुई है या जो हमें करना था हम कर नहीं पाए हैं, अब वह समय आ गया है। अब हमें इन चीज़ों से मुक्त होना चाहिए, हमें अपने पूर्व जन्म के कर्मों से मुक्त होने का समय है। इसलिए सभी से मेरा निवेदन है, आग्रह है, विशेष रूप से इसको सुने, समझें और इस पर मनन करें, विचार करें, स्वयं को अपनी सही दिशा निर्देशित करें और सही दिशा में जाकर के कार्य करें ताकि आप अपने बंधनों से, अपने पूर्व जन्म के ऋण रोग शत्रुओं से मुक्त हो सकें और अपने मोक्ष और मुक्ति के मार्ग को प्राप्त कर सकें। जय हिंद, जय भारत।